हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान कुटुंब एकेडमी में। साथियों, आज हम अपना चौथा पार्ट लेके करंट अफेयर्स का हाजिर हुए हैं। और ये करंट अफेयर्स जो भी है ये आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए। और साथ ही साथ जो इसके नीचे एक्सप्लेनेशन है उसमें आपको बाय वन गेट वन वाला ऑफ़र मिल रहा है। मतलब जो ऑब्जेक्टिव आपको कराता हूँ उसके साथ साथ नीचे जो व्याख्यान दिया जाता है वो भी एक ऑब्जेक्टिव के रूप में, प्रश्न के रूप में आ सकता है, तो वो व्याख्यान भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो इस तरीके से, इस अप्रोच के साथ ये चल रही है सीरीज। तो इसको देखते रहिए, बने रहिए ज्ञान कुटुंब एकेडमी के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने आया है। भारत के किस राज्य की पुलिस ने सर्वप्रथम टेशर गन प्राप्त किया है? तो ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, केरल। तो सबसे पहले तो ये बताना है आपको किस राज्य में हुआ है, फिर मैं बताऊंगा ये टेशर गन है क्या। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी है तो मोदी जी कहाँ के हैं? गुजरात के हैं, तो सबसे पहले वहीं लेके चले आते हैं। तो ये कहाँ की ये टेक्नोलॉजी? गुजरात में इन्होंने टेशर गन मंगवाया है। अब ये टेशर गन है क्या, क्या करती है ये, आइए देखते हैं। गुजरात पुलिस एवं टेशर गन, गुजरात पुलिस को ये दी गई है, भारत में पहली बार ये आई है। ये गैर घातक रक्षा हथियार है। इसे सर्वप्रथम 1993 में प्रदर्शित किया गया था। 1993 में ये इलेक्ट्रिक शॉक वाली एक हथियार है। मतलब आप अगर इसको किसी को मारेंगे तो क्या होगा, उसको बिजली का झटका लगेगा और वो तड़प के वहीं पे बेहोश हो सकता है। लेकिन ये एक तरीके से दंगों के लिए बहुत कामगर है। लेकिन इसके साथ एक जड़ी दिखता है, इससे व्यक्ति को न्यूरोमस्कुलर क्षमता से ग्रस्त हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, वस्तु के ब्रेन पे सीधे प्रहार होता है तो मस्कुलर पेन उसको होगा एक तरह से, और वो बेहोश भी हो सकता है। तो इसका पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले कौन करेगा? यूके और अमेरिका देशों ने किया था, अपने दंगों से निपटने के लिए किया था। ज़्यादा तेज़ मारने पे दिल का दौरा भी पड़ सकता है, इसलिए इसका उपयोग भी, मतलब अगर मिला के दे दिया उसके बिल्कुल पास से तो वो पता लगा निपटी गया दिल के दौरे की वजह से। तो खामियां तो हैं, लेकिन दंगा वाले जब लोग नहीं मानते तब इस तरीके की चीज़ें हमको करनी पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है? मतलब ये विशेष आर्थिक क्षेत्र जिनको हम लोग बोलते हैं SEZ बोलते हैं, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं, इनके लिए बेसिकली हम लोग विशेष आर्थिक क्षेत्र हिंदी में बोलते हैं। इसके लिए बेसिकली SEZ शॉर्ट में हम लोग यूज़ करते हैं नाम। तो ये कितने क्षेत्र हैं जिनको पिछले 12 वर्षों में अधिसूचित किया गया? टोटल क्षेत्रों की संख्या पूछ रहा है। तो टोटल क्षेत्र जो हैं वो हमारे हो गए हैं 101 क्षेत्र हो गए। कितने हैं? 101 क्षेत्र, ठीक है। आइए कुछ जानकारी देख लेते हैं। सरकार द्वारा पिछले 12 साल पहले, मतलब 2008 में शुरू किया गया था 29 फरवरी को, तथा 101 विशेष आर्थिक क्षेत्र को अधिसूचित किया जा चुका है 2020 तक। विशेष आर्थिक क्षेत्र होते क्या है? SEZ उस भौगोलिक भाग को कहते हैं जहां पर किसी विशेष आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन, व्यापार व अन्य आर्थिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहां पर आर्थिक गतिविधियां हो रही होती हैं, बहुत सारी कंपनियां, उनको हम लोग स्पेसिफिक इकोनॉमिकल जोन में डालते हैं। तो प्रथम कौन सा जोन था? वो SEZ। देखिए अब आया कांदला विशेष आर्थिक क्षेत्र। अब कांदला क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, कांदला क्या है, कहाँ का पत्तन है, कहाँ का बंदरगाह है, ये आपको बताना है। तो कांडला एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है, उद्योग से संबंधित है, यहाँ से आयात निर्यात होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इस SEZ की स्थापना संबंधी नीति के लिए बाबा कल्याणी की अध्यक्षता में समिति गठन की गई थी। मतलब जो बना था ये जब, तो इसके लिए एक कमेटी बनी थी, उसका जो अध्यक्षता थी वो बाबा कल्याणी ने की थी, ठीक है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नीतियां जो हैं उसके मानक के अनुरूप इसको कार्य करना पड़ता है, यानी उसका सुझाव WTO ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक जलवायु पहल आपदा प्रतिरोधी संरचना, भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक जलवायु पहल आपदा प्रतिरोधी संरचना का सह अध्यक्ष बन गया है? मतलब कौन सा देश भारत के नेतृत्व के अंदर वैश्विक जलवायु पहल आपदा प्रतिरोधी संरचना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं CDRI, द कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, का सह अध्यक्ष बन गया है? सह अध्यक्ष कौन बन गया है? हमारा UK बन गया है। कौन बन गया है? UK बन गया है, ठीक है। मतलब जलवायु आपदा पहल के तहत भारत के नेतृत्व में जो सह अध्यक्ष बना है वो कौन बना है? UK बन गया है, ठीक है। ये क्या है? प्रधानमंत्री द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान ये
स्थापना की गई थी। सर्वोच्च नीति निर्माण गवर्निंग काउंसिलिंग शासी प्रसादी की परिषद के द्वारा है। सह अध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष का है। मतलब जो ये यूके चुना गया है, ये कितने वर्ष के लिए चुना गया है यूके आपका? ये जो यूके चुना गया है ये मात्र 2 वर्ष के लिए चुना गया है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण यूके के व्यापार, ऊर्जा और क्षेत्रों में राज्य सचिव आलोक शर्मा ने वीडियो लिंक पर दूरस्थ रूप से भाग लिया था। तो आलोक शर्मा ने इसमें क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था, इस मतलब ये जो भी हुआ था, ठीक, सम्मेलन जो हुआ था। तो यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के आलोक शर्मा जो हैं वो अध्यक्ष हैं। अभी ये कोप वाला क्वेश्चन जो है आगे आके आएगा कि COP24, 25 कहाँ हुआ है, 26 कैंसिल हो गया है, ठीक है। COP25 स्पेन में हुआ है, स्पेन मैड्रिड में हुआ है। COP24 कहाँ हुआ था, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें जो है आगे की चीज़ मतलब आएगा, ठीक है। पोलैंड के बाद फिर अब इस बार जो हो रहा है वो स्पेन में 2020 में हुआ था, और तो सॉरी 2019 में हुआ था। 2020 वाला जो होना था वो कैंसिल कर दिया गया कोविड की वजह से, वो 2021 में होगा, ग्लासगो में होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ये देखिए सूचकांक के क्वेश्चन आप एक जगह लिख लीजिए क्योंकि ये ऐसे याद नहीं रहते, इनको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को सूचकांक में स्वतंत्रता 120वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 121वां स्थान है, मतलब 120वां स्थान है। और इसमें जो पहले नंबर पे कौन है, आखिरी में कौन है, आइए उसको देख लेते हैं। तो ये 26वां संस्करण था, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का, मतलब इकोनॉमिकल फ्रीडम समझिए इस तरीके से। तो उसमें पहले स्थान पे कौन है उसको देख लेते हैं। तो इसमें पहले स्थान पर प्रथम 4 देश हैं। सिंगापुर याद रख लीजिए पहले नंबर पे, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। सिंगापुर इसमें पहले नंबर पे, दूसरे पे हांगकांग है। आखिरी में जो है उत्तरी कोरिया, जो तानाशाह है उसका सबसे, क्योंकि 180 देश शामिल किए गए थे उसमें आखिरी पे यही है, तानाशाह, ठीक है। पड़ोसी देशों में रैंकिंग है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप वो याद रखिए भारत की रैंक 120 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में, और टॉप किसने किया है? सिंगापुर में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा आयोग के उप श्रेणी करके मुद्दे के परीक्षण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को कितने महीने तक के लिए विस्तार दे दिया है? तो ये इन्होंने ओबीसी के लिए जो उप श्रेणी करके मुद्दे के परीक्षण के लिए एक आयोग गठित किया है, उसको 6 महीने का क्या दे दिया है? 6 महीने का इन्होंने मतलब एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये किया गया, और हम जानते हैं कि ओबीसी उप श्रेणीकरण आयोग का जो विवरण है वो 340वें अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्रीमती जी रोहड़ी जो हैं वो पूर्व न्यायाधीश हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, इनको पूर्व न्यायाधीश बोल सकते हैं। तो रोहड़ी जी जो हैं इनकी अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा जम्मू कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिलों में 2 अहम सेतु देविका और पुनेजा का प्रारंभ किया गया? अब तो पहले तो यही क्वेश्चन हो गया कि जम्मू कश्मीर में 2 पुल बनेंगे, कौन कौन से? देविका और पुनेजा। अब ये देविका पुनेजा किसके द्वारा उद्घाटित किए गए हैं? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? हमारे केंद्रीय उत्तर क्षेत्र विकास के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, ठीक है। क्षेत्र विकास उत्तरी पूर्व क्षेत्र के स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अतिरिक्त राज्य, ये सब इनके अंडर में दे दिया गया है, ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो देविका और पुनेजा सेतु है क्या, कहाँ पर? कश्मीर, ये तो जान ही लिया कितना बड़ा है। आइए देख लेते हैं। देविका सेतु जो है वो उधमपुर में है। कहाँ पर है? उधमपुर में, पहले तो याद रखना है, ठीक। पुनेजा सेतु डोडा जिले में, मतलब ये उधमपुर ज़िले में है, ये डोडा ज़िले में है पुनेजा। देविका उधमपुर ज़िले में, और ये 10 मीटर लंबा है, और पुनेजा सेतु 50 मीटर लंबा है। छोटे छोटे पुल हैं, एक 10 मीटर लंबा है, एक 50 मीटर लंबा है। यातायात की दृष्टि से ये सुगम आवाजाही हो सके इसलिए ये कर दिया गया। तो इसको याद रखिएगा। फिर से बता दे रहा हूँ, देविका पुल उधमपुर ज़िले और पुनेजा पुल डोडा ज़िले, एक 10 मीटर लंबा है, एक 50 मीटर लंबा है, और दोनों जम्मू कश्मीर जिले में है, उधमपुर और डोडा ज़िले में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस तिथि को उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अब भी पहले तो याद रखना, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर हवाई अड्डा जो है वो क्या बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। क्या बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। और कुशीनगर कहाँ है? यूपी में है। कुशीनगर क्या था?
जानते ही आप फेमस किसके लिए है, जहाँ पर गौतम बुद्ध की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इसका उद्घाटन इन्होंने कब किया, 24 जून 2020 को किया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कुशीनगर हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ये गोरखपुर से 50 किलोमीटर पूर्व की ओर है। ये थोड़ा सा दे रखा है। और ये जानते हैं श्रावस्ती, कपिल वस्तु, लुम्बिनी जो बौद्ध से संबंधित इलाके हैं उनसे जुड़ा हुआ हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत से बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले योग विश्वविद्यालय का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है। तो पहला विश्वविद्यालय योग का आपका खोला गया है लॉस एंजलिस, अमेरिका में। कहाँ खोला गया है, लॉस एंजलिस, अमेरिका में खोला गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इस योग विश्वविद्यालय का क्या है, विवेकानंद। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो देखिएगा, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। और इसका जो चांसलर बनेंगे वो कौन है, HR नागेंद्र। आप नागेंद्र याद कर लीजिए। ठीक है, नागेंद्र जो हैं इसके पहले चांसलर बनेंगे। कौन बनेंगे, पहले चांसलर बनेंगे। आइए आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना के जल सर्वेक्षण जहाज INS जमुना ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है। तो भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज है, जहाज नहीं है, कौन सा, मतलब भारत ने किसके साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है, किस देश के साथ। तो भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, और जहाज़ का नाम है INS जमुना। तो वो देश का नाम आपको बताना है, देश का नाम है श्रीलंका। कौन है, श्रीलंका है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस इसको देख लीजिएगा कि ये श्रीलंका इसका ऑप्शन होगा। अब थोड़ा सा देख लीजिए, क्वेश्चन अगला है। 15 जून 2020 को भारत चीन सीमा पर दो, आपने सुना होगा कि सैनिक अपने लड़ गए थे, इसमें 20 सैनिक अपने, बहुत ही दुखद घटना, सैनिक शहीद हो गए थे। और ये लद्दाख की घाटी में ये घटना हुई थी, ये झड़प हुई थी। तो ये घाटी का नाम पूछ रहे हैं, तो विश्व फेमस ये लड़ाई है, आप शायद सुने भी होंगे। कौन सी घाटी है, गलवान घाटी है। ठीक है, कौन सी घाटी है, गलवान घाटी है, इसको याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला केबल स्टे रेलवे पुल, अंजी खड्ड पुल, इसका नाम याद रखिएगा। केबल स्टे रेलवे पुल है। केबल स्टे मतलब केबल के थ्रू जुड़ा हुआ, पिलर पे नहीं, केबल स्टे रेलवे पुल है। अंजी खड्ड पुल किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। तो ये विकसित किया जा रहा है आपका जम्मू एंड कश्मीर में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है कोंकण रेलवे द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और किन स्थानों को जोड़ेगा, कटरा और रियासी को जोड़ेगा। कटरा आप जानते, कटरा स्टेशन वैष्णो देवी जाते समय मिलता है, तो कटरा और रियासी को ये जोड़ेगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। मार्च 2020 में किस न्यायालय ने अपने निर्णय में भारत के क्रिप्टो करेंसी व्यापार को अनुमति प्रदान की है। क्रिप्टो करेंसी व्यापार को अनुमति दे दी है। उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, मुंबई। तो इसमें कौन है पहला, क्रिप्टो करेंसी का मामला कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। आइए आगे देखते हैं क्या है इसके बारे में। खंडपीठ बैठी थी, नरीमन जो है न्यायमूर्ति, उनकी अध्यक्षता में, न्यायमूर्ति नरीमन की अध्यक्षता में ये पूछा जा सकता है क्रिप्टो करेंसी के लिए। और याचिका करते थे मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, IMAI। क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉक चेन तकनीक पर आधारित डिजिटल करेंसी। बेसिकली ये क्या है, एक डिजिटल करेंसी होती है, जैसे डिजिटल पेमेंट होता है तो वो करेंसी होती है। तो अभी तक इसमें प्रतिबंध लगा था, 2018 को जारी भारतीय रिजर्व बैंक के सर्कुलर द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। RBI ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसको पुनः बहाल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2020 में भारत ने किस देश के साथ बस सेवा संबंधी AMU बोल रहा हूँ मैं, MOU पे, मेमोरेंडम पे हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन सा देश है जिसके साथ बस वाला जो केस है इस पे हस्ताक्षर किए हैं, ये आपका देश है म्यांमार। कौन सा देश है, म्यांमार। कौन है, म्यांमार। मतलब यहाँ पर बस की आवाजाही अपना वर्मा जो म्यांमार कहा जाता है वहाँ से और भारत के बीच में क्या हो जाएगी, बस सेवा चलेगी। अब कैसे चलेगी, कहाँ से कहाँ तक, तो अपने यहाँ कहाँ पर, इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी, वहाँ से। आप जानते हैं भारत के नक्शे में यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ आपका नागालैंड, यहाँ मणिपुर, यहाँ मिजोरम,
और यहाँ आपका बर्मा पड़ता है। तो ये जो आपका मणिपुर है, मणिपुर का इम्फाल और यहाँ पर म्यांमार के बीच में बस सेवा चलेगी। तो ऐसे याद रखा करिए, मैप एक बार देख लेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मणिपुर और म्यांमार के बीच में, मणिपुर की राजधानी इम्फाल और मांडले म्यांमार से ये चलेगी। और जो भारतीय कंपनी है वो कौन है? सेवन सीटर्स बस याद रखिए, उस हॉलीडेज़ कंपनी लिमिटेड द्वारा ये बस चलाई जाएगी। और म्यांमार की है स्वे मांडले। देखो दोनों शाखा है, एक 7 मांडले, वहाँ पर बोलेंगे हम लोग उनकी भाषा में स्वे मांडले, ठीक। यहाँ 7 सीटर्स हैं, यहाँ स्वे मांडले। और कहाँ कहाँ चलेगी? मणिपुर और किसके बीच में? मांडले म्यांमार के बीच में, ठीक। और उसके बीच की दूरी कितनी है? 398 किलोमीटर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CAA नागरिक संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित पूछ रहा है आपसे, ध्यान रखिएगा। तो केंद्र शासित तो सभी दे रखे हैं इसमें। तो केंद्र शासित पहला प्रदेश जिसने CAA का विरोध किया वो है पौंडीचेरी। किसने किया है? पौंडीचेरी ने। और अगर राज्य पूछा जाए तो वो राज्य है जिसने सबसे पहले CAA का विरोध किया है। कौन है? केरल है, केरल, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2020 में असम का कौन सा शहर शून्य अपशिष्ट शहर हो गया है? शून्य अपशिष्ट शहर, अपशिष्ट मतलब जो गंदगी होती है उसको शून्य करने वाला शहर बन गया है। सिलचर, वाकुम, डिब्रूगढ़, टीटाबोर। तो आप ये सभी परिचित होंगे, ये सब शहर कहाँ के? असम के। तो यहाँ पे जो ऑप्शन लगाना है वो टीटाबोर लगाना है। क्या लगाना है? टीटाबोर। टीटा ने सब कुछ बोर दिया, मतलब शून्य कर दिया, अपशिष्ट कर दिया शहर को, ठीक है। तो अपशिष्ट, शून्य अपशिष्ट शहर बना डाला टीटाबोर ने अपने आप को। टीटाबोर के बारे में देखिए, असम का पहला शून्य अपशिष्ट शहर है। जोरहट ज़िले में स्थित एक शहर है ये, जोरहट ज़िले में स्थित, ठीक है। वन वर्षा अनुसंधान केंद्र जो है वो यहीं पे है, जोरहट में। सामान्य मानक के अनुसार यदि कोई भी शहर 80% कचरे को संसाधित करने में सफल रहता है, मतलब जो कचरा है उसका 80% अगर कुछ संसाधित करने में सफल होता है तो वो शून्य अपशिष्ट शहर कहा जाता है। तो एक डेफिनेशन पूछी जा सकती है शून्य अपशिष्ट शहर के बारे में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि 80% अगर अपने कचरे को संसाधित कर ले कोई भी ज़िला या कोई भी शहर तो वो शून्य अपशिष्ट शहर कहलाएगा। टीटाबोर में असम की पहली जैव उद्यान परियोजना शुरू हुई है जो कचरे का 100% प्रसंस्करण करेगी, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में IFAD के किस सत्र का आयोजन रोम में किया गया? तो IFAD क्या है इसको भी देखेंगे। तो इसका सबसे पहले तो देख लीजिए किस सत्र का आयोजन रोम में किया गया है? 43वें सत्र का आयोजन किया गया है, ठीक है, 43 में। इसमें क्या है, ये सत्र कहाँ था IFAD का? ये रोम, इटली में था। IFAD है क्या? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका लक्ष्य है 2030 तक भूख को समाप्त करना। और ये रोम, इटली में 43वां संस्करण हुआ था। और इसके अध्यक्ष IFAD के जो हैं गिलबर्ट होंगबो हैं, गिलबर्ट होंगबो हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2020 में अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन, पहले तो आपको याद रखना है रक्षा अध्ययन विश्लेषण संस्थान याद कर लीजिए, जो इंग्लिश में समझना चाहें IDSA, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एनालिसिस का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ कर दिया गया है। इसका मुख्यालय पूछ रहा कहाँ है? तो भोपाल में, नई दिल्ली। आपको लगेगा इसका ऑप्शन गोवा होना चाहिए, नहीं, इसका ऑप्शन क्या है? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में, ठीक। आइए देख लेते हैं इसका। आप मनोहर पर्रिकर के बारे में जानते ही हैं। इसका वर्तमान निदेशक जो है सुजॉन और चिनाय हैं। कौन है? सुजॉन और चिनाय हैं, ठीक। तो मनोहर पर्रिकर के बारे में इसमें ले रखा है, भारत के रक्षा मंत्री थे, गोवा के मुख्यमंत्री 3 बार रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, 3 बार गोवा के मुख्यमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री रहे हैं। इनको बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। 1 रैंक 1 पेंशन इन्होंने लागू कराया था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली इलेक्ट्रिक बस किस राज्य में शुरू हुई है? इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आपकी महाराष्ट्र में। कहाँ शुरू की गई है? महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ के बीच में? मुंबई से पुणे के बीच में, ठीक है। बस का नाम क्या है? शिवाई, शिवाजी के नाम पे है, शिवाई, ठीक। किसने उद्घाटन किया? नितिन गडकरी ने किया है। किसने किया? नितिन गडकरी ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
फरवरी 2020 में इंडिया एक्शन प्लान 2020 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? इंडिया एक्शन प्लान मतलब ये प्लान इंडिया कहाँ करेगा? तो भैया सारी चीज़ सब जो काम होते हैं कहाँ होते हैं? राजधानी में होते हैं, दिल्ली में हुआ। ठीक है, तो आयोजन करता है इसके टाइम्स नाउ समिति है, संबोधन करता नरेंद्र मोदी होंगे। ठीक है, इसका लक्ष्य जो है अगले 5 वर्षों में अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन करने के लक्ष्य से ये की गई है। ठीक है, तो चुनौतियां ये सब हैं भारत के सामने, भारत डेटा सुरक्षा चुनौतियां, भारत विजन, CA, NRC, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, ये सब चुनौतियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन, बिम्स्टेक का कौन सा प्रबंधन? आपदा प्रबंधन 2020 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो आपदा प्रबंधन कहाँ? आपदा प्रबंधन उड़ीसा में किया गया है। कहाँ किया गया है? उड़ीसा में बिम्स्टेक के आपदा प्रबंधन का आयोजन किया गया है। ठीक है साथियों, तो इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। उद्घाटनकर्ता जाहिर सी बात है वहाँ के मुख्यमंत्री करेंगे, कौन है? नवीन पटनायक है। ठीक, ये इसका दूसरा संस्करण है, पहला 2017 में हुआ है, आपदा प्रबंधन 2017 का। ठीक है, पहला प्रबंधन था वो। बिम्स्टेक के सदस्य कौन कौन हैं आप जानते होंगे? बिम्स्टेक BIMSTEC, तो इसी से समझ सकते हैं। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, वो पता है जो आप देखते हैं ना, वो नाम है बिम्स्टेक, तो उसी से ही नाम आपको पता चल जाएगा। ठीक, थाईलैंड, नेपाल, जितने भी हैं सब भारत के पड़ोसी देश हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य में कितने एम्स और मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है? तो 2 एम्स खुलेंगे वहाँ पर। कितने एम्स खुलेंगे नए? 2 एम्स वहाँ पर खुलेंगे। ठीक है साथियों, कितने एम्स खुलेंगे? 2 एम्स खुलने हैं। ठीक, प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज कितने खुलने हैं वहाँ पर? 9 मेडिकल कॉलेज खुलने हैं, 2 एम्स खुलने हैं। ठीक है, और 1661 करोड़ रुपए का लागत इसमें खर्च होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय अपराध का रिकॉर्ड ब्यूरो के अध्ययन के अनुसार बच्चों और महिलाओं की तस्करी सबसे अधिक कहाँ देखी गई है? तो मुंबई दिल्ली में देखी गई है, दिल्ली कोलकाता में देखी गई, कि मुंबई कोलकाता में देखी गई है, कोलकाता चेन्नई में देखी गई है? तो भैया ऐसी तरह ये सब जो गंदगी वाली चीज़ है, गलत तस्करी वाली जो चीज़ है, ये देखी गई सबसे ज़्यादा बॉर्डर पे ही होगी। कहाँ होगी? बॉर्डर पे। अब ये कैसे पकड़ा? देखिए दिल्ली तो सेंटर में पड़ता, तो तस्करी बॉर्डर पे ज़्यादा हो सकती ना, तो कहाँ होगी? मुंबई देखिए किनारे पड़ता है, और कोलकाता भी इधर किनारे पे पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? मुंबई, कोलकाता। ऐसे याद रखिएगा इस तरीके से इसको। ठीक है, बाल एवं महिला तस्करी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का नाम बदलकर किन के नाम पर रखना? अब वित्त मंत्री कौन थे अपने? अरुण जेटली, और ये इनकी मृत्यु हो गई बेचारों की, तो इनके नाम पर ही ये रख दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 99 क्वेश्चन है, आतंकवाद की उभरती रूपरेखा तथा IED के खतरे की समझ पर विश्व में 20वें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया है? मतलब आतंकवाद में जो IED जानते हैं ना आप, इसका यूज़ होता काहे के लिए? सुना होगा आपने, बम बनाने वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो इसका जो है 20वां अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया है? हरियाणा में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? हरियाणा में इसका सेमिनार का आयोजन किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। आयोजन स्थल इसका था मानेसर, हरियाणा था। ठीक है, उद्घाटनकर्ता G किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री हैं। ठीक, और NSG के महानिदेशक जो हैं, ये पूछा जा सकता है, अनूप कुमार सिंह है। NSG आप जानते हैं ना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। ठीक है, NSG के महानिदेशक, ये सब वहाँ पर थे, उन्हीं के द्वारा इस समय विमोचन हुआ है। 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2020 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि बनने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामसर कन्वेंशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये नया लेटेस्ट है। नंदूर मध्य महेश्वर किस राज्य की पहली आर्द्र भूमि? मतलब अभी तक इस राज्य में आर्द्र भूमि नहीं थी। तो रामसर कन्वेंशन होता क्या है? ये एक 1971 में शुरू हुई नम भूमि से संबंधित एक कन्वेंशन है। इसमें जितनी भी देश की या पूरे वर्ल्ड की आर्द्र भूमियाँ हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो ये भैया है महाराष्ट्र की भूमि। कहाँ की है? महाराष्ट्र की नंदूर मध्य महेश्वर महाराष्ट्र की है। तो अभी तक टोटल कितनी आर्द्र भूमि हो ये पूछी जा सकती हैं, तो वो आपकी हो गई हैं 37। ठीक है, 37 अब हो चुकी हैं। तो नंदूर वाला पश्चिम बिहार जो है रामसर कन्वेंशन में शामिल होने वाला महाराष्ट्र का पहला है।
पंजाब की 3 हैं, बहुत सारी हैं लेकिन अभी इसमें जितनी 10 दे रखी हैं वो देख लीजिए, वो भी लेटेस्ट में जुड़ी हैं। पहले 26 थी, फिर एक और बढ़ी, फिर अब 10 बढ़ गई, तो इस तरीके से है। तो नांगल वन्य जीव आप जानते हैं, नागल परियोजना कहाँ की? पंजाब की। केशोपुर आर्द्र भूमि और व्यास आर्द्र भूमि, ठीक है। उत्तर प्रदेश की 6 हैं। सरसई, सा वाली पहले बता देते हैं, समसपुर, सांडी और समान पक्षी विहार। सांडी कहाँ है? हरदोई। समान कहाँ है? मैनपुरी। समसपुर कहाँ है? सरसई कहाँ है? तो ये सब जो चीज़ें हैं आपका रायबरेली का समसपुर है। ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, नवाबगंज पक्षी विहार, पार्वती अरंगा पक्षी विहार, ये सब जितने भी हैं ये उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। और वर्तमान में कुल कितनी है? 37 आर्द्र भूमि आपको हमने बता दिया। और देखिए रामसर कन्वेंशन कब शुरू हुआ था? 1971 में शुरू हुआ था, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं। फरवरी 2020 में संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि द्वारा जारी नई सूची में विकसित देशों की संख्या कितनी है? तो जो नई सूची संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि द्वारा USTR द्वारा जारी की गई है, उसमें जो नए विकसित देशों की संख्या है वो अब कर दी गई है 44। कितनी कर दी गई? 44। कुछ विकासशील देशों को भी विकसित देशों में शामिल कर दिया गया है। तो साथियों ये आपका वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे अगले भाग में, उसमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। PCS का पेपर है, तैयारी करते रहिए। 2-3 दिन बचे हैं, परसों पेपर है आपका। मिलेंगे अगले भाग में, रेलवे के और भी क्वेश्चंस को मैं कराता रहूँगा। तब तक ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।